मुझे भी क्यों नहीं मार डाला? मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। मत रो बेटी, मत रो। रोने से भगवान नाराज होता है। वो जहाँ भी रहे सुखी रहे, यही हमारा प्रार्थना है। मत रो, मत रो बेटी। नहीं, अब हम जीना नहीं चाहते। अपने बेटे के बिना जीकर हम क्या करेंगे? भगवान मुझे क्यों नहीं उठा लिया? इतनी कम उम्र में मेरे बेटे को ले गए। मेरा बच्चा। जयंता, रुको तो। कहाँ से आ रहे हो? मैं बाजार गया था सब्जी बेचने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? यादव फौजी के घर से आ रहा हूँ। तुमको फौजी के बारे में कुछ मालूम नहीं है क्या? नहीं तो क्या हुआ? यादव गेंडे का शिकार करने के लिए फॉरेस्ट गया था। वहाँ फॉरेस्ट गार्ड ने उसे गोली मार दी। क्या? पर वो तो ऐसा आदमी नहीं था। ये सच है या झूठ? सब लोगों को दोपहर ही खबर मिल गया। तुमको क्यों नहीं मिला? मैं सब्जी बेचने के लिए बाजार गया था, अभी घर आ रहा हूँ। कहिए तो वो कैसे मारा गया? हमारा गांव का महिधर यादव को बहला फुसला कर गेंडे का शिकार के लिए उरांग फॉरेस्ट की तरफ ले गया था। जहाँ फॉरेस्ट गार्ड की गोली से यादव मारा गया और महिधर छुप छुप के भागकर घर आ गया। साथ में और कोई भी था क्या? सफीउर नाम के एक शिकारी भी थे। ये खबर सुन के बहुत बुरा लगा। बहुत ही सीधा साधा आदमी था यादव। मैं शाम को उसके घर खबर लेने जरूर जाऊंगा। हाँ, जरूर आ जाना। ठीक है, चलता हूं। ठीक है, ठीक। आ जाना। हाँ, बेटा, क्या कहूँ मैं, क्या सुनाऊं मेरी दुख भरी कहानी। मेरा एक लौटा बेटा था यादव। जब वो 3 साल का था तभी उसके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। बहुत कष्ट सहकर मैंने उसे पाल पोछ कर बड़ा किया था। भगवान की कृपा से उसे फौज में नौकरी मिल गई थी। कई सालों तक मुझे अकेले रहना पड़ा। 4 महीने पहले उसका रिटायरमेंट हो गया था। 1 महीने के अंदर अंदर हमारी गांव की लड़की नमिता से उसकी धूमधाम से शादी करा के उसे घर ले आए। कितने खुशहाल दिन थे वो हमारे। लेकिन अचानक से हमारे घर में एक कालग्रह आकर हमारा घर संसार नष्ट कर दिया। कौन है ये कालग्रह?
कालग्रह हमारे ही गांव के फुलेन का बेटा महीधर है। कल रात को वो हमारे घर आया, मेरे बेटे को बहला फुसला कर जंगल में शिकार के लिए लेके गए। वो रात को जाकर फिर वापस नहीं लौटा। आज दोपहर महीधर ने एक आदमी के हाथों खबर भेजा कि मेरा बेटा अब जिंदा नहीं रहा। फॉरेस्ट गार्ड ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी और वो महीधर डर के मारे पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। अब तुम ही बताओ, इस जवान विधवा को लेकर मैं कैसे जिंदगी बिताऊं? मैं तो जीती जी अनाथ हो गई। आप धीरज रखिए मौसी। अगर आप ही इस तरह से टूट जाएंगे तो नमिता का कौन ख्याल रखेगा? होनी को कौन टाल सकता है? नमिता, तुम धीरज रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस पृथ्वी में कोई अकेला नहीं है। हम समाज में रहते हैं, इसलिए समाज के हर व्यक्ति पर समाज का दायित्व है। मैं उन्हें कैसे भुला पाऊंगी? जाते समय उन्होंने कहा था कि सूरज उगने से पहले घर वापस आ जाएंगे, परंतु वो मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? मैंने उन्हें कितनी बार मना किया था कि रात को घर से नहीं निकलने के लिए, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं सेवाली के हाथों आप लोगों के लिए समय पर खाना भिजवा दूंगा। हमारे होते हुए आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम आप लोगों के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेंगे। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। तुम जितना चाहो यहाँ रह सकते हो, तुम चिंता मत करो। जंगल में किसके साथ कौन गया किसी ने नहीं देखा। फॉरेस्ट गार्ड ने तुमको नहीं देखा, नहीं तो गोली मार देता। इसलिए तुम घर वापस चले जाओ, नहीं तो लोग सोचेंगे कि तुम कहीं भाग गए हो। हाँ, तुमने तो ठीक ही बोला है। लोगों ने तो मुझे नहीं देखा। अगर फॉरेस्ट गार्ड जादव को पहचान लिया तो उसे जरूर घर पहुंचा देगा। अगर जादव के परिवार वाले शिकायत की तो तुम्हें पुलिस अरेस्ट करेगी। तुमने एकदम सही बोला है। मैं आज रात ही जादव के घर में जाकर उनके परिजनों से माफी मांग लूंगा। मेरे हिसाब से फॉरेस्ट गार्ड ने अभी तक लाश को पहचाना नहीं तो 2 दिनों में लाश घर पहुंचा देता। शायद उसको जंगलों में जला दिया होगा। फिर भी तुम उसके घर जाकर माफी मांग लो।
नहीं तो गांव वाले तुम्हें ही शक करेंगे। मैं आज ही माफी मांगने जाऊंगा। मौसी, मौसी, कौन है? मैं महिधर मौसी। क्यों आए हो यहाँ? अब क्या छीनना बाकी रह गया है? आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी पाँव पड़ता हूँ, लेकिन जादव के बारे में कुछ तो सुन लीजिए, चाहे आप मुझे गाली दीजिए, अभिशाप दीजिए। ठीक है, बैठो। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? एक सैनिक होने के नाते मैं जादव को बहुत सम्मान करता हूँ। उस दिन मेरे दिमाग में जो था मैंने उनको बता दिया और हम लोग शिकार पर निकल गए। खुलकर बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? उस रात मेरे बेटे को लेकर तुम कहाँ गए थे? उसके साथ क्या हुआ था? रात 10 बजे हम लोग हाथी पे सरकर गेंडे के शिकार के लिए निकल गए थे। थोड़े दूर जाने के बाद जब हम लोग जंगल के निकट पहुंचे तो हमने देखा गेंडे खेतों में घास खा रहे थे। हम लोग हाथी से उतरे। जादव ने बंदूक से गेंडे पर निशाना लगाया, लेकिन अचानक गेंडे जंगल की ओर भागने लगे और जादव भी गेंडे के पीछे पीछे बंदूक लेके दौड़ने लगा। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बोला कि गेंडे के शिकार किए बिना वो शिकार से लौटेगा नहीं। थोड़ी देर बाद फॉरेस्ट गार्ड की सिग्नल सुनाई पड़ी और उसके साथ ही साथ कई सारे राउंड गोली की आवाज और जादव की भी आवाज चिल्लाने की। हम सफीर और मैं जमीन पे लेट गए। उसी रात हम लोग जमीन पे ही थे। जब सुबह हुए तो नाव के सहारे नदी पार करके घाट पहुंचे और मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जादव को बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए मौसी। एक अनुरोध है आपसे, आप ये बात किसी को मत बताइए, नहीं तो हम लोगों का बहुत बदनामी होगी। तुमने हमारा चैन छीना है। अगर उस रात तुम हमारे घर नहीं आते तो शायद ये सब नहीं होता। अब रात बहुत हो चुकी है, दोबारा हमारे घर की तरफ आने की कोशिश मत करना। शिवाली, शिवाली। जी भैया। हाँ, ये लो 10,000 रुपए। तुम नमिता के घर जाना और दे आना। ठीक है। उन्हें कहना ये पैसे 60 के लिए भेजे हैं। उन्हें यह भी कहना कि 60 के बाद वे लोग हमारे तात्काल उद्योग में काम कर सकेंगे। उन्हें अच्छा वेतन भी मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उन लोगों के लिए खाना पका कर रखा हूँ। मैं अभी जाकर उन लोगों को देकर आती हूँ। ठीक है, तुम दे आना। मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है। अब हमारा क्या होगा? पूरा गांव वाले हमारे मुंह पर थूकेगा। गांव वालों को हम कैसे मुंह दिखाएंगे? मेरे बेटे ने मेरा नाम डुबाया है। बेटे को समझा बुझा कर घर में ही रखो। रात को घर से निकालने के लिए मना कर दो और कल से कुछ दिनों के लिए गुवाहाटी भेजना। मौसी, मौसी। कौन है? मैं महिधर। जरा बाहर आइए तो। तू कल आया था, आज फिर क्यों आया है? नमिता से कुछ बात करनी है, कृपया उसे बुला दीजिएगा। नमिता, बेटी जरा बाहर आना।
जाने दिया इस पापी को हमारे घर। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पति को बहला फुसला कर बाहर ले जाकर तुमने जो किया, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान जानता है, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम जैसे पापी के मुंह पर भगवान का नाम शोभा नहीं देता। पैसे के लालच देकर तुम मुझे घर से बाहर ले गए। भगवान जानता है किसने क्या किया है। तुम जैसे पापी को भगवान कभी नरक में भी स्थान नहीं देगा। मुझे आप दोनों माफ कर दीजिए। मेरा एक विनम्र अनुरोध है, थोड़ा पैसा लाए हो, जादव के श्राद्ध में इस्तेमाल कर लीजिएगा। पैसे का लालच मत दे पापी। अगर तुम्हारे शक्ल हमारे घर के आसपास भी दिखाई दिया ना, तो हम पुलिस को खबर कर देंगे। नहीं नहीं, समझे? मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। माँ, अंदर जाइए। जयंत की कहानी तुम लोगों ने सुना है कि नहीं? क्या कहानी है? जयंत नमिता के प्यार में फंस गए हैं और रात रात जयंत उन लोगों के घर में जाके रहते हैं। उन लोगों का सारा खर्चा जयंत उठा रहा है और जयंत का जो तात्साल का उद्योग है ना, वहां पे नमिता को अच्छे पगार पर भी रखा हुआ है। नमिता जयंत के तात्साल के उद्योग में काम करता है, ये तो सुना था, लेकिन ये तो नहीं सुना था। अरे रात रात जयंत नमिता के घर में जाते हैं, ये क्या गांव वालों को बता कर जाएंगे? हैं? सुनो, ये जयंत अच्छा आदमी नहीं है, बहुत ही खराब आदमी है। नहीं तो ये एमए पास करके कोई गांव में आके खेती बाड़ी करता है क्या? हैं? और ये उद्योग में लड़कियों को काम देने के बहाने चीनी खाता है। वो उन लोगों को काम दिया, नौकरी दिया, उसमें क्या खराबी है? पहले नौकरी के लालच दिखाकर नजदीक बुलाते हैं और धीरे धीरे चीनी खिलाने लगते हैं। तुम जो भी कहो, मेरे नजर में जयंत अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगारों को रोजगार देकर उन्हें नया दिशा दिखाया है, तो उसमें उनको बदनामी करने की क्या जरूरत है? 2 दिन हुआ मैं जादव के घर खबर लेने गया था, लेकिन वहां नमिता ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया और लाल आंखें दिखाया और बोला अगर दोबारा उन लोगों के घर जाऊंगा तो पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सब करने का सलाह निश्चय ही जयंत नहीं दिया है, नहीं तो एक औरत को इतना साहस कहां से मिलेगी? मैं भी शांत नहीं बैठूंगा। ऐसा खराब खबर फैलाऊंगा कि जयंत कभी भी नमिता के घर नहीं जा सकेंगे और तुम लोग भी सारे गांव में ऐसा खराब खबर फैला देना, नहीं तो मेरा जीना हराम कर देंगे वो लोग। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में बदनामी होता हो। लोग संदेह करते हैं। लेकिन माँ, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारी बदनामी हो। देखो बेटा, हम समाज में रहते हैं, गांव के समाज में। लोग जो सुनते हैं उसी को ही सही मान लेते हैं। माँ, आप मुझ पे विश्वास रखो। मैंने ऐसा कोई गलत रास्ते में नहीं गया जिससे हमें सुधार करने की जरूरत हो। तो भी नमिता के बारे में कुछ खबर सुनी है। नमिता हमारे उद्योग में काम करती है। एक असहाय विधवा को हम लोगों ने रोजगार दिया, इसमें क्या बुराई है? समाज और संगठन विधवा के बारे में बोलते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे जीवन अतिवाहित करते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। नारी के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न आदि काम युग युग से चलता आ रहा है, लेकिन उन्हें उद्धार करने के लिए आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा। अगर हम इस तरह के विधवाओं को सहारा नहीं देंगे तो नारी के ऊपर इस तरह के अत्याचार
और इल्जाम लगते रहेंगे। तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर बताओ। आज तुम्हारा बात कुछ अलग ही लग रही है। माँ, एक गिलास पानी लाओ तो। हाँ। लो बेटा। माँ, मैं नमिता से शादी करना चाहता हूँ। आपने कहा था ना मुझे लड़की देखने को। मैं नमिता से शादी करके उसे सहारा देना चाहता हूँ, उसे पत्नी बनाना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ आपकी सहमति चाहिए। तुम नमिता से इस बारे में बातचीत की है कि नहीं? वो दूसरी शादी करेगी या नहीं? नहीं माँ, मैंने एकांत में बैठकर इस विषय में कभी उससे बात नहीं की। तुम्हारी इच्छा पर बाधा मैं नहीं डालूंगी। शायद नमिता तुमसे शादी करने के लिए मना नहीं करेगी। बैठिए। आज माँ बेटी दोनों को एक साथ कैसे आना हुआ? मेरा एक लौता बेटा है जयंत। बचपन से उसको बहुत प्यार से बड़ा किया है। उसको शादी के लिए बहुत बार अनुरोध किया। शेवाली ने भी अनेक लड़की के बारे में उसको कहा, लेकिन वो राजी नहीं हुआ। अब जयंत नमिता से शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। एक माँ होने के नाते उसकी इच्छा का पूरा करना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। अगर आप इजाजत देते और नमिता भी हाँ कर देते। इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? अब सब कुछ नमिता के ऊपर है। जिसके नसीब में जो लिखा है वो तो हमारे ना चाहने पर भी होगा ही ना। और वैसे भी जन्म, मृत्यु और ब्याह ये सब तो ईश्वर के हाथ में है। और कहते हैं लड़की के कपाल दासी के कपाल के समान होता है। अब मैं चाहती हूँ नमिता जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले। भाभी, तुमको हमारे घर के भाभी बनने के लिए कोई आपत्ति तो नहीं? मैं क्या कहूँ, मेरी इच्छा के अब कोई मूल्य नहीं रह गई। मैं परिस्थिति की दास बन चुकी हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके सहारे जीऊँ? मैं बाकी जीवन कहीं आश्रय चाहती हूँ। आप लोगों ने हमारी इतनी सहायता किया, हमें आश्रय दिया। अब नया ठिकाना देना चाहते हैं तो मैं कैसे ना कर सकती हूँ? एक अच्छा सा ब्राह्मण बुलाकर दिन बार देखकर अच्छे से शादी मनाऊंगी। लेकिन एक शर्त है, शादी हम अपने घर पर ही करेंगे, वो भी बहुत धूमधाम से। इसमें आपत्ति करने की कोई कारण नहीं है। वैसे भी शादी की व्यवस्था करने के लिए हमारे घर में कोई आदमी भी तो नहीं है। आपको जैसे उचित लगे आप कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे कम से कम चाय तो पी कर जाइए। नहीं, फिर कभी। नमस्ते। नमस्ते।